कल्पना कीजिए, मतलब एक ऐसा देश जहां बस एक छोटी सी चिट्ठी, हाँ, या अखबार की कोई पुरानी सी कटिंग, बिल्कुल, एक आम नागरिक को इतनी ताकत दे दे कि वो सीधे राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, और वो भी बिना किसी महंगे वकील के, बिना भारी भरकम फीस दिए। सुनने में तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना? हाँ, वही तो। लेकिन असल में भारतीय न्याय प्रणाली में, खासकर उच्च न्यायालयों में, ये रोज की हकीकत है। और आज के इस विस्तृत चर्चा का मकसद इसी हकीकत को समझना है। और देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां एक आम इंसान सिस्टम को हिला देता है, और दूसरी तरफ वो डर है। मतलब लोगों को लगता है कि अदालतें केवल काले कोट, भारी भरकम फाइलों और उन लोगों के लिए हैं जिनकी जेबें बहुत गहरी हैं। सही कहा। और ये जो व्यवस्था को लेकर डर बैठा हुआ है ना, ये अक्सर सिर्फ जानकारी की कमी से होता है। और आज हमें इसी अज्ञानता की धुंध को छांटना है। हमारे पास बहुत सी रिसर्च है, जैसे आई प्लीडर्स और लॉघर जैसे कानूनी ब्लॉग्स, व्हाइट रोज रिसर्च का डेटा, सरकार की ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और दक्ष का बहुत ही विस्तृत डेटा। इन सब के जरिए हम कानूनी भाषा के उस जाल को काटेंगे जो न्याय व्यवस्था को आम इंसान से दूर दिखाता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं उन खौफनाक मिथकों से जो अदालत की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही किसी का भी हौसला तोड़ देते हैं। सबसे पहला और सबसे आम मिथक कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है। लेकिन हमारे स्रोतों का डेटा एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये कोई खैरात नहीं बांटता, ये एक वैधानिक अधिकार है, मतलब एक स्टैट्यूटरी राइट है। मतलब ये आपका हक है, कोई दया नहीं। बिल्कुल। नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का पूरा एक तंत्र मौजूद है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक सलाह देने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो क्या सरकार पूरी फीस देती है? हाँ, राज्य व्यवस्था में एक योग्य वकील की फीस का भुगतान करता है, ताकि एक गरीब व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कोर्ट में उसी स्तर पर हो सके जिस स्तर पर किसी साधन संपन्न व्यक्ति का होता है। चलिए, मान लिया कि वकील मिल गया, लेकिन उस धारणा का क्या कि अदालती कार्यवाही का मतलब है जिंदगी भर का इंतजार। मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना कि आपराधिक मामलों में तो पीढ़ियां गुजर जाती हैं, अपना आधा जीवन तारीखों में बिताने के डर से तो कोई भी पीछे हट जाएगा। देखिए, ये दर पूरी तरह निराधार तो नहीं है, लेकिन इसे जनरलाइज करना भी गलत है। सिस्टम के भीतर ही फास्ट ट्रैक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जैसे यौन अपराधों या बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष अदालतें हैं। इनकी सुनवाई दैनिक आधार पर होती है। और सबसे बड़ी बात, जब बात किसी व्यक्ति की आजादी की आती है ना, जैसे जमानत या गैर कानूनी हिरासत का मामला, तो वहां देरी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। किसी की आजादी से जुड़े मामलों को सालों तक लटका कर नहीं रखा जा सकता। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो व्यवस्था में तेजी लाने के प्रावधान है, बस लोगों को पता नहीं है। खैर, इसी से जुड़ा एक और मिथक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, तो सीधे दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही इकलौता विकल्प है। और यहाँ जो बात सच में आकर्षक है ना, वो ये है कि तकनीकी और अधिकार क्षेत्र के नजरिए से हमारे हाईकोर्ट कई मायनों में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाईकोर्ट ज्यादा शक्तिशाली हैं? ये कैसे? 126 उच्च न्यायालयों को जो दायरा देता है वो सच में असाधारण है। इसे लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार नागरिकों के अधिकारों का सजग प्रहरी कहा गया है, मतलब सेंटिनल ऑन द की वाइव। एक ढाल की तरह जो राज्य की असीमित शक्ति और एक अकेले नागरिक के बीच खड़ी होती है। बिल्कुल। चलिए, इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। मुझे एक उपमा याद आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रणाली का आईसीयू है, जहां केवल वही मामले जाते हैं जो पूरे संविधान के ढांचे के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गए हों। हाँ, बहुत सही तुलना है। तो अपना हाई कोर्ट वो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है जहां हर तरह के कानूनी अधिकारों के हनन का इलाज होता है और जहां आम इंसान की पहुंच कहीं ज्यादा आसान है। ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल वाली बात इसके तंत्र को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर ही सुनवाई करने के लिए बाध्य है। सिर्फ मौलिक अधिकार? हाँ, लेकिन हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत न केवल मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी कदम उठा सकता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना था कि हाईकोर्ट का दायरा उनसे कहीं अधिक व्यापक है। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल है।
ये कदम उठाने का असल मतलब क्या है? कागज पर अधिकार होना एक बात है, लेकिन एक हाई कोर्ट जमीनी स्तर पर किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस को अपना काम करने के लिए कैसे मजबूर करता है? हमारी रिसर्च में रिट्स का जिक्र बार बार आता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, रेट कोई साधारण सा कोर्ट का नोटिस नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और बाध्यकारी आदेश होता है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति देता है। इसका सबसे सीधा उदाहरण है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं। हाँ, ये तो काफी मशहूर है। बिल्कुल। जब अदालत ये रिट जारी करती है तो वो पुलिस या राज्य को सीधा आदेश देती है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे शारीरिक रूप से जज के सामने पेश किया जाए। तो इसका मतलब है कि कोई भी अधिकारी या एजेंसी अदालत को नजरअंदाज करके किसी इंसान को बस ऐसे ही गायब नहीं कर सकते। एकदम सही। अगर पुलिस व्यक्ति को पेश नहीं करती है तो अदालत की अवमानना का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सीधा मामला बनता है। बाप रे! और बाकी रिट्स क्या हैं? इसके अलावा परमादेश या मैंडमस है, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी करने से मना कर रहा है तो कोर्ट उसे अपना काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। मतलब काम चोरी नहीं चलेगी। बिल्कुल। फिर अधिकार पृच्छा या को वारंटो है। इसका इस्तेमाल ये पूछने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सरकारी पद पर बैठा है, और प्रतिषेध और उत्प्रेषण का प्रयोग निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने या उनके गलत फैसलों को रद्द करने के लिए किया जाता है। एक मिनट, अगर हाई कोर्ट के पास इतनी असीमित ताकत है कि वो मौलिक अधिकारों से लेकर आम कानूनी अधिकारों तक हर चीज पर सीधे सरकार को आदेश दे सकते हैं, तो क्या इससे एक अजीब स्थिति पैदा नहीं होती? शक्तियों के टकराव का क्या मतलब? ऐसा लगता है कि जज ही अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के रोजमर्रा के प्रशासनिक और नीतिगत काम चलाने लगेंगे। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और इस पर लगातार बहस चलती रहती है। और इसी असीमित शक्ति और सामाजिक न्याय की जो जरूरत है ना, उसी के बीच से भारतीय न्यायपालिका के सबसे चर्चित उपकरण का जन्म हुआ, जनहित याचिका। हाँ, जिसे हम PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ये शायद सबसे विवादित भी है। ये तो जैसे हर दूसरे दिन अखबारों के हेडलाइन में रहता है, कोई ना कोई PIL फाइल कर ही देता है। लेकिन अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के नियम तो बहुत सख्त थे। लोकस स्टैंडी का नियम था ना? बिल्कुल। लोकस स्टैंडी का नियम कहता था कि जो पीड़ित है, जिसकी खुद की लाठी टूटी है, सिर्फ वही शिकायत दर्ज करा सकता है। मतलब कोई अजनबी किसी और के लिए केस नहीं लड़ सकता था। सही कहा। ये नियम ब्रिटिश कॉमन लॉ की देन था। लेकिन फिर 70 और 80 के दशक में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने महसूस किया कि भारत की जमीनी सच्चाई इंग्लैंड से बहुत अलग है। हाँ, यहाँ तो इतनी गरीबी है। वही तो, जो व्यक्ति अनपढ़ है, बेहद गरीब है, वो तो कभी अपने अधिकारों के लिए अदालत पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला है। अरे हाँ, ये वही मामला है ना जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये सब एक अखबार की खबर से शुरू हुआ था। बिल्कुल सही याद है आपको। इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था। उसमें बताया गया था कि बिहार की जेलों में हजारों ऐसे अंडर ट्रायल कैदी बंद हैं, मतलब विचाराधीन कैदी, जो अपनी अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जमानत के लिए पैसे नहीं थे? कितनी भयानक बात है। हाँ, तो एक वकील ने इस लेख के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने उस पुराने लोकस स्टैंडी के नियम को किनारे रख दिया और याचिका स्वीकार कर ली। हाँ, और अंततः लगभग 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया। ये एक ऐसा पल था जहां न्याय प्रणाली ने खुद को बेसहारों के लिए खोल दिया था। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूं तो PIL एक जीवन रक्षक दवा की तरह शुरू हुई थी, जिससे इमरजेंसी में उन लोगों को दिया जाना था जो खुद अस्पताल नहीं पहुंच सकते थे। बहुत अच्छी उपमा है। लेकिन हमारी रिसर्च में एक और पहलू भी है। मैथ्यूज J नेदुम्परा के तर्कों का हवाला दिया गया है, जो एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनका कहना है कि ये अदालतें अब PIL फैक्ट्रियां बन गई हैं। तो क्या अब लोग इस जीवन रक्षक दवा को विटामिन की गोली की तरह खा रहे हैं, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए? देखिए, ये आलोचना काफी हद तक जमीनी हकीकत को भी दर्शाती है। जब नियम ढीले किए गए तो कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर होता ही है। हाँ, अदालतों में ऐसी याचिकाएं आने लगीं जो वास्तव में जनहित की नहीं बल्कि निजी हित या प्रचार की थी, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। इससे तो कोर्ट का कीमती समय ही बर्बाद होता होगा। बिल्कुल। और जो पुराने लंबित मुकदमे हैं उनका बोझ बढ़ता है।
यही वो स्थिति है जिसे जुडिशियल ओवररीच या न्यायिक अतिरेक कहा जाता है, जहां अदालतें न चाहते हुए भी सरकार के नीति निर्माण के क्षेत्र में घुस जाती हैं। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल काम है। एक तरफ हुस्नारा खातून जैसे मामले हैं जहां पीआईएल ने हजारों जिंदगियां बचाईं, और दूसरी तरफ ये फैक्ट्रियां हैं जो सिस्टम को धीमा कर रही हैं। सही कहा। अच्छा, चलिए इस बड़े नीतिगत स्तर से थोड़ा नीचे आते हैं। मान लीजिए किसी आम नागरिक का कोई बहुत ही पर्सनल कानूनी मामला है, उसमें कोई जनहित का मुद्दा नहीं है और उसके पास किसी बड़े वकील को देने के लिए फीस भी नहीं है, तो क्या ये व्यवस्था ऐसे इंसान को पूरी तरह से बाहर कर देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर भारतीय न्याय व्यवस्था का एक और प्रावधान सामने आता है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। पार्टी इन पर्सन। पार्टी इन पर्सन? हाँ, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश 3 नियम 1 के तहत ये जरूरी नहीं है कि आपको अपना केस लड़ने के लिए वकील चाहिए ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर अपना पक्ष खुद रख सकता है। ये सुनने में तो बहुत ही एम्पावरिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, क्या कोई भी इंसान सुबह उठकर सीधे हाईकोर्ट के जज के सामने जाकर अपनी कहानी सुनाने लग सकता है? अदालती प्रक्रियाएं इतनी जटिल होती हैं कि एक आम इंसान तो वहां की शब्दावली में ही उलझ जाएगा। आपकी बात सही है, इसीलिए इसकी एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर सीधे कोर्टरूम में चला जाए। तो फिर क्या होता है? उच्च न्यायालयों ने, जैसे दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने, इसके लिए बकायदा स्क्रूटनी कमेटी बनाई हुई है। जब कोई पार्टी इन पर्सन के तौर पर आवेदन करता है तो उसे पहले इस समिति के सामने पेश होना होता है। तो ये समिति वास्तव में परखती क्या है? क्या वो व्यक्ति का कानूनी ज्ञान चेक करते हैं? कानूनी ज्ञान से ज्यादा वो व्यक्ति के स्वभाव और मामले की उसकी समझ को परखते हैं। मतलब उसका टेम्परामेंट? हाँ, समिति ये देखती है कि क्या वो व्यक्ति तथ्यों और भावनाओं को अलग रख सकता है, क्योंकि अदालतें भावनाओं या भड़ास पर नहीं, सबूतों पर चलती हैं। सही बात है। वो ये भी देखते हैं कि कहीं व्यक्ति असंसदीय भाषा का प्रयोग तो नहीं करेगा, कोर्ट का समय तो बर्बाद नहीं करेगा। और अगर वो व्यक्ति पास नहीं हुआ तो? अगर समिति को लगता है कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर है या कानूनी पेचड़े को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, तो वो उसकी मदद के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त कर देते हैं। एमिकस क्यूरी मतलब अदालत का मित्र? बिल्कुल, ये एक वकील होता है जो बिना किसी फीस के उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। ये तो एक बेहतरीन सेफ्टी नेट है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी दीवार है जो अदालतों के दरवाजे पर खड़ी है। कौन सी? भाषा की दीवार। संविधान के अनुच्छेद 348(1)(1) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की पूरी कार्यवाही अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में होनी चाहिए। ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे किसी इंसान से आंखों पर पट्टी बांधकर शतरंज खेलने को कहा जाए। बहुत गहरी बात कही है आपने। मतलब चालें चल रही हैं, मोहरे कट रहे हैं, उसके जीवन का फैसला हो रहा है, लेकिन उसे खेल के नियम ही समझ नहीं आ रहे क्योंकि भाषा ही उसकी नहीं है। देखिए, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक रही है। एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग अंग्रेजी का एक शब्द नहीं समझते, वहां उन्हें न्याय एक विदेशी भाषा में दिया जा रहा है। ये सिर्फ भाषा की समस्या नहीं है, ये न्याय तक पहुंचने की असली समस्या है। हाँ, लेकिन अब इसी आंखों की पट्टी को खोलने और दूरियों को मिटाने के लिए एक डिजिटल क्रांति हो रही है। हम ई-कोर्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ चुके हैं। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट अब अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है और इसका बजट लगभग 7,210 करोड़ रुपए रखा गया है। जी हाँ, और ये सिर्फ कंप्यूटर या प्रिंटर खरीदने की बात नहीं है। इसका लक्ष्य हमारी अदालतों को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। तो क्या इसका असर जमीन पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये न्याय को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। आप आंकड़े देखिए, 3,93,00,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई वर्चुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। 3 करोड़ से ज्यादा? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि गवाहों, मुवक्किलों और वकीलों को अदालत तक जाने में जो करोड़ों रुपए और अनगिनत घंटे खर्च होते थे, वो अब बच गए। ये भौगोलिक बाधाओं को खत्म कर रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। हम डिजिटल क्रांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भारत में डिजिटल डिवाइड भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, ये तो है। क्या ये तकनीक उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ रही है जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते या जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है? एक दूर गांव के मजदूर के लिए इस ई-कोर्ट का क्या मतलब है? सरकार और न्यायपालिका इस खाई को पाटने के लिए भी काम कर रही है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अच्छा, वहाँ क्या होता है? अगर किसी के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है तो वो इन केंद्रों पर जा सकता है। वहाँ बैठे अधिकारी उनकी ई-फाइलिंग में मदद करते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
यानी NJDG के माध्यम से उनके 16 अंकों के CNR नंबर का उपयोग करके केस का स्टेटस निकालते हैं। मतलब आप किसी को सिर्फ तारीख पता करने के लिए वकील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व पारदर्शिता है। और जो भाषा की आंखों की पट्टी वाली बात थी, क्या तकनीक उसका भी कोई समाधान दे रही है? बिल्कुल दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुवास नाम का एक AI टूल विकसित किया है। सुवास? हाँ, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। और ये कोई गूगल ट्रांसलेट जैसा सामान्य अनुवादक नहीं है। हाँ, कानूनी भाषा तो बहुत जटिल होती है। बिल्कुल, एक गलत शब्द से पूरा फैसला बदल सकता है। हाँ। सुवास मशीन लर्निंग का उपयोग करके कानूनी शब्दावली को समझता है और अंग्रेजी के फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में बिल्कुल सटीक अनुवाद करता है। ये तो कमाल है। हजारों फैसलों का अनुवाद किया जा चुका है और अब ये तकनीक हाई कोर्ट्स तक भी पहुंचाई जा रही है ताकि आम लोग अपने मुकदमे का फैसला अपनी मातृभाषा में पढ़ और समझ सकें। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो एक बात तो साफ है कि भारतीय न्याय प्रणाली अब केवल पुराने बंद कमरों और भारी फाइलों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। अनुच्छेद 226 की ताकत से लेकर पार्टी इन पर्सन के अधिकार तक और अब ई-कोर्ट्स तथा AI के जरिए ये व्यवस्था लगातार खुद को बदल रही है ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। देखिए, व्यवस्था अभी भी जटिल है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसे पूरी तरह से सुलभ होने में अभी समय लगेगा, लेकिन दिशा स्पष्ट है। ये अब अधिक पारदर्शी, अधिक जवाबदेह और आम नागरिक के अधिक करीब आ रही है। और इसी बदलाव पर इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सभी सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर जरूर मंथन किया जाना चाहिए। जी कहिए। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी फैसलों का अनुवाद कर रहा है, एल्गोरिथम के जरिए फाइलिंग हो रही है और वर्चुअल सुनवाई एक आम बात होती जा रही है, तो क्या भविष्य में हम एक ऐसे दौर में पहुंचेंगे जहां न्याय की परिभाषा कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन का कोड तय करेगा? क्या पूरी न्याय प्रणाली एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम में बदल जाएगी जहां भूगोल और भाषा की तो कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन क्या इस पूरी तकनीकी दौड़ में न्याय से मानवीय संवेदनाएं पूरी तरह गायब हो जाएंगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।